दोस्तों अगर आपको भी 27 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जाना है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगे 27 फरवरी को ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाली हैं। पूरी किताब के हम महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं विद आंसर के साथ, और पीडीएफ भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के अंत में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपका बहुत सा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको समझाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सालों से लगातार पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है और 27 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। 70 नंबर अगर आप भी लाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रूण कोश पर टिप्पणी लिखिए या फिर भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आंसर आपको एक ही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए उत्तर आपको लिखना है भ्रूण कोश, इस तरह से हेडिंग डालिए। फिर इसके अंतर्गत लिखना है यह एक अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है। दोस्तों जो भ्रूण कोश होती है यह एक अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है, यह बीजांडकाय में फंसी होती है। भ्रूण कोश एक पतली पेक्टिन और सेलुलोज के बने यौगिक की झिल्ली से ढका होता है। जो भ्रूण कोश होता है एक पतली पेक्टिन और सेलुलोज के बने यौगिक की झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब भ्रूण कोश के प्रकार आपको बताना है। देखिए भ्रूण कोश को पी माहेश्वरी जो भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, इन्होंने विकास के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा है। किसको बांटा है, भ्रूण कोश को, ठीक है। तो भ्रूण कोश कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार आप यहां से लिख सकते हैं कि भ्रूण कोश 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, एक बीजाणु भ्रूण कोश, और दूसरा है द्विबीजाणु भ्रूण कोश, और तीसरा है चतुष्क बीजाणु भ्रूण कोश, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। एक बीजाणु भ्रूण कोश में क्या होता है, जिसमें एक ही बीजाणु होता है उसे एक बीजाणु भ्रूण कोश कहते हैं, और जिसमें द्विबीजाणु होता है उसे द्विबीजाणु भ्रूण कोश कहते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता, सिर्फ इसके प्रकार आप लिख देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो कि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। 27 फरवरी को तैयार कर लो, दिमाग में बैठा लो। क्या बाबू, देखिए द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, या फिर द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर दोहरा निषेचन क्या होता है, त्रिसंलयन क्या होता है, सबका आंसर यही एक ही है बाबू, ठीक है। बात को ध्यान से समझना। अब द्विनिषेचन हम आपको बताते हैं। देखिए निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनस बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन ही द्विनिषेचन अथवा दोहरा निषेचन अथवा त्रिसंलयन कहलाता है। क्या क्या जा रहा है यहाँ पर, देखिए निषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनस बनाता है तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन होता है, तब उस क्रिया को द्विनिषेचन हम कहते हैं, या फिर त्रिसंलयन भी कहा जाता है, या फिर दोहरा निषेचन भी कहा जाता है। 3 नाम है एक ही चीज के, ठीक है। तो आंसर आपको एक ही लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह लिख देंगे। ये 2 से 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है बाबू, असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। असंग जनन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों से लगातार 2022 में भी पूछा गया था। असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसमें लिखना क्या बाबू, ये एक अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है। क्या है, असंग जनन जो है यह एक अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है, जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मक के संलयन बिना होता है। असंग जनन के नाम से ही आप समझ सकते हैं, असंग जनन यानी बिना किसी को संग लिए इसमें जनन होता है। क्या कहा जा रहा है, यह एक अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है, जिसमें नए पौधे का युग्मकों के संलयन के बिना ही नए पादप का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। यही प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है और इसकी खोज जो की थी बाबू विंकलर ने की थी। विंकलर एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने असंग जनन की खोज की थी। अब इसका उदाहरण ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए कायिक असंग जनन, इस प्रकार के असंग जनन में बीज का निर्माण नहीं होता बल्कि किसी कलिका या पादप से नए पौधे का निर्माण होता है। बात समझ रहे? देखिए इस प्रकार ये जो कायिक असंग जनन है ना, इसमें बीज नहीं बोया जाते। इसमें जैसे गन्ना होता, गन्ना को अगर काट कर कहीं पर बैठा दिया जाए, बो दिया जाता है तो वो अपने आप बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उसमें बीज की आवश्यकता नहीं रहती, वह कलिका से ही होता है। और आलू को भी देख लीजिए, आलू का कोई बीज नहीं होता, ठीक है। तो आलू को क्या करते हैं, आलू को काट कर गाड़ दिया जाता है जिससे आलू उगने लगता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना क्या, इस प्रकार के असंग जनन में बीज का निर्माण नहीं होता बल्कि किसी कलिका या पादप से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे आलू और गन्ना इसका उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनिषेक बीजता भी असंग जनन का एक प्रकार है। इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जैसे मक्का यानी जोन्हरी हो गई और धतूरा, ठीक है। तो बाबू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लीजिए, आपके दिमाग में भी बैठ जाएंगे जैसे हम बता रहे हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है दोस्तों, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता यानी एक से अधिक भ्रूण, तो ये सिंपल सा है। देखिए एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाती है, ठीक है, कहलाता है। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। इसमें युग्मनज अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। क्या कह रहा है, इसमें जो युग्मनज होता है ना, वह एक से अधिक भागों में विभाजित यानी बट जाता है, जिस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहा जाता है बाबू, ठीक है। बात समझ रहे हैं? अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बाबू, हर साल पूछा जाता है। क्या है, अपरा की परिभाषा एवं इसके दो कार्य लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27 फरवरी को देखने को जरूर मिलेगा। अपरा की परिभाषा एवं इसके दो कार्य, ठीक है। तो अपरा की परिभाषा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए अपरा हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको लिखना है वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता है, जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है, अपरा कहलाता है। क्या कहा जा रहा है यहां पर, जब किसी माता के भ्रूण, जब किसी, देखिए आपको सिंपल भाषा में एकदम समझाते हैं। देखिए किसी गर्भवती महिला के गर्भ में जो बच्चा होता है ना, वह अंग, वह जब बच्चा होता है जो उसको खाने पीने के लिए जब कुछ चाहिए तो वह किसके द्वारा पहुंचता है, अपरा के द्वारा। देखिए शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है, अपरा के द्वारा, ठीक है, जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। क्या जा रहा है यहाँ पर, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण यानी जो बच्चा रहता है, शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है यानी बच्चे का विकास होता है, वह अपरा के द्वारा ही होता है और इस को अपरा कहते हैं, ठीक है। अब अपरा का कार्य आपको बताना, ठीक है। यह माता के रुधिर से पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाता है, यानी जो अपरा होता है यह माता के रुधिर यानी खून से पोषक तत्व यानी खाने वाले तत्वों को इकट्ठा करके भ्रूण तक पहुंचाता है, यानी बच्चे तक पहुंचाता है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद दूसरा क्या है, यह भ्रूण को श्वसन के लिए माता के रुधिर से ऑक्सीजन भ्रूण को प्रदान करता है, यानी जो अपरा होता है वह भ्रूण को सांस लेने के लिए माता के खून से ऑक्सीजन को निकालकर भ्रूण तक पहुंचाता है। तो इस तरह से अपरा का कार्य हो जाएगा। 3 नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह से आप लिख देंगे आसान सी भाषा में, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बाबू, क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। लिंग निर्धारण क्या होता है मनुष्य में, ये आपको बताना है। देखिए मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं,
ठीक है। मानव में प्रत्येक कोशिका में देखिए गुणसूत्र से ही बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और जिसमें 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी 22 जोड़ी सामान्य गुणसूत्र होते हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे 22 जोड़ी, जैसे स्त्री में भी 22 जोड़ी हो गए और पुरुष में भी 22 जोड़ी। इन 22 जोड़ी बिल्कुल समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, कोई भिन्नता नहीं होती। लेकिन ये 22 जोड़ी जो अलिंग गुणसूत्र होते तथा 23वां वाला जो जोड़ी गुणसूत्र होता है वह लिंग गुणसूत्र होता है, और इसी से पता चलता है कि होने वाली संतान लड़का होगी या फिर लड़की। ठीक है, तो द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का गुणसूत्र XY होता है। क्या जा रहा है यहाँ पर, द्विगुणित अवस्था में जब गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तब मादा का लिंग गुणसूत्र XX होता है तथा नर का गुणसूत्र XY होता है। तथा उसके बाद देखिए नर के इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है, यानी जब देखिए 22 लड़के में भी बराबर होता है और 22 लड़की में भी बराबर होता है, लेकिन जो 23वां वाला गुणसूत्र है 23 जोड़ी वाला, उसी से पता चलता है लड़का होगा या फिर लड़की होगी। देखिए लड़की में क्या होता है 22 प्लस यक्स होता है, फिर 22 प्लस यक्स, दो गुणसूत्र दो तरह से इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद लड़का में होता है 22 प्लस यक्स और कामा करके होगा 22 प्लस वाई। देखिए जब 22 देखिए जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या हो जाएगा यक्स प्लस यक्स, यानी क्या हो जाएगा बाबू, ये लड़की हो जाएगी। ठीक है, अब जब देखिए यहां पर यक्स और वाई हो जाएगा तो यहां पर लड़का हो जाएगा। ठीक है, ये यक्स और वाई ये लड़के का निशान है और यक्स यक्स जो है ये लड़की का निशान है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य में लिंग निर्धारण को आपको लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है आनुवंशिक रोग क्या होता है, इसके मनुष्यों में 2 उदाहरण लिखिए। यानी आनुवंशिक जो रोग होता है वह किस तरह से होता है, मनुष्यों में इसके 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, अब देखिए आनुवंशिक रोग क्या होता है इसको बताना है। देखिए वह रोग जिनका वाहक जीन्स द्वारा होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। आनुवंशिक रोग वह होते हैं जिनका एक जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। उदाहरण में डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता। ये डाउन सिंड्रोम जो है यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक फैलता रहता है, खत्म नहीं होता, और वर्णांधता ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती है, खत्म नहीं होती। ठीक है, तो ये 2 रोग है जो आनुवंशिक रोग के उदाहरण है। तो आनुवंशिक रोग क्या होता है बाबू, ऐसा रोग जो जीन्स द्वारा होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है, आनुवंशिक रोग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि उत्परिवर्तन क्या है। ठीक है, देखिए इसमें आपको लिख देना है किसी जीव के लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कोई जीव है उसके लक्षण में अचानक एकाएक कोई परिवर्तन, कोई बदलाव हो गया उसके शरीर में, उत्परिवर्तन कहलाता है। देखिए अब उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं दोनों में हो सकते हैं। यानी उत्परिवर्तन जो है वह जन्म होने के बाद भी हो सकता है और जन्म होने के पहले भी होता है। तो अब देखिए क्या है, कायिक कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन जीवों के मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है, परंतु जनन कोशिकाओं द्वारा होने वाला उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, यानी बदलता रहता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इस तरह से आपको उत्परिवर्तन में इतना लिख देना है। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटी फसल क्या होती है। देखिए बीटी फसल, बीटी का जो फुल फॉर्म सबसे पहले आपको बता देता हूं, बैसिलस थूरोजिएसिस। ठीक है, थूरिंजिएसिस। ठीक है, देखिए बीटी फसल पर टिप्पणी आपको लिखना है तो उत्तर में आप लिखेंगे, आज हमारे किसी क्षेत्र में फसल उगाने के लिए बहुत से रासायनिक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है।
आप देख सकते हैं कि किसी भी सब्जी को उगाने के लिए बहुत से रासायनिक दवाओं का प्रयोग होता है। अब तो इंजेक्शन भी लगने लगे हैं लौकी वगैरह को, ठीक है। देखें, उसके बाद अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, यह मानव और जीव जंतु के लिए अत्यधिक हानिकारक है, यानी ये नुकसानदायक है मानव के लिए और जितने भी जीव जंतु उसमें चरते उड़ते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस समस्या को दूर करने के लिए जीनी अभियांत्रिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी ने बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु द्वारा तैयार किए गए पौधे को बीटी फसल कहते हैं, ठीक है। यह कीटरोधी और अत्यधिक उपजाऊ होती है, यानी इसकी उपज कई गुना ज्यादा होती है और फसलों से, ठीक है। तो आपको लिखना कितना है, इतना लिख देना बीटी फसल में। अब देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है? अगर आपने सीआईडी वाला शो देखा होगा ना, तो उसमें आपने जरूर जानते होंगे कि डीएनए से डीएनए निकालकर क्या पता लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखना क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है, यानी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों एवं जीवधारियों में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम अलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, यानी सबसे पहले इसे इंग्लैंड वालों ने इसे चलाया था। और कौन से वैज्ञानिक थे? अलेक जेफरे ने, ठीक है। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों एवं जीवधारियों के विभिन्नताओं को देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विभिन्न ऊतकों, बाल, खून, लार, त्वचा, वीर्य तथा योनि द्रव्य से प्राप्त किए जाते हैं। यानी अगर किसी का डीएनए निकालना है तो उसका बाल होना चाहिए, या फिर खून, या तो लार, या फिर त्वचा यानी कोई चमड़ी का हिस्सा, या फिर वीर्य तथा योनि द्रव्य, इसमें से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, तभी उसका डीएनए निकलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग करके खूनी बलात्कारी जैसे अपराधियों को पकड़ा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके खूनी बलात्कारी जैसे अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनकी पहचान की जाती है। तो इतना आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 27 फरवरी को इसके आने के 99% चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ का लिंक है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना, तुरंत आपका रिप्लाई देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अब आपके पास समय नहीं बची है, अब आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है दोस्तों। आज 8 बजे हिंदी की एक महामैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें आपका 50 नंबर बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। कोई हवाई में बातें नहीं होंगी, सब पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखना और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।